मेरा फादर नहीं है, मदर है। अभी नहीं काम किया, पहले सफाई काम किया। और बाद में अभी तक 2023 तक 10 बुक लिख दिया। आरएसएस सब लोग को मदद कर रहे हैं। मैं डायरेक्शन दे दूँगा। फटाफट इंश्योरेंस डालना चाहिए। सभी वर्कर्स को डालना चाहिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक अस्थायी गैर संविधिक निकाय है जिसका कार्यालय समय समय पर सामान्यतः 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। एक गैर संविधिक निकाय होने के कारण इससे सिविल न्याय की शक्तियां प्राप्त नहीं है, जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग इत्यादि जैसे अन्य संविधिक निकाय के मामले में है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग खुद अपने आप में एक स्थायी संस्था है और इसके 4 सदस्यों के पद रिक्त हैं। संस्था के स्तर पर भी पद रिक्त है और काम करने के लिए आदमियों की कमी है। कानून की जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार में भी काफी कम बजट खर्च किया जाता है और सारे सीवर डेथ के एफआईआर मॉनिटर करने के लिए भी कोई लॉ के ज्ञान का अधिकारी नहीं है और कोई भी लीगल संस्थाएं एम्पेल्ड नहीं है। इस माहौल में सफाई कर्मचारियों को अपना न्याय और हक मिलना मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है। वर्तमान में मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े लोग देश के सबसे गरीब और सबसे वंचित समुदाय से आते हैं। साथ ही ये कुप्रथा जाति और आर्थिक असमानता से भी बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है, जिससे इस समस्या को रोक पाना बहुत कठिन हो गया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए तकनीकी विकल्पों को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक जागरूकता और इस पेशे से जुड़े लोगों को पुनर्वास पर विशेष ध्यान देना होगा। 12 अगस्त को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के गठन के 30 साल पूरे हो चुके हैं। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के करीब 2 करोड़ के सफाई कर्मचारियों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, औद्योगिक क्षेत्र हो या व्यवसायिक, सरकारी क्षेत्र हो या निजी, हर एक क्षेत्र में सुबह से शाम तक सफाई कर्मचारी के बिना जीना या काम करना मुश्किल है। उनके इस तरह के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद उनकी जिंदगी बेहाल है और सामाजिक सुरक्षा के सारे साधन इनको उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर सफाई कर्मचारी असंगठित हैं और संविधान नौकरी पर काम करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और शिक्षक शौचालय का निर्माण निषेध अधिनियम 1993 के तहत देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए ऐसे मामलों में 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिनेश और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही इस अधिनियम के तहत नालियों, सीवर टैंकों, सेप्टिक टैंकों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनुअल रूप से साफ करने के लिए लोगों को रोजगार देना या उन्हें इससे जोड़ना एक दंडनीय अपराध है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इस अधिनियम में राज्य सरकारों और नगरपालिका निकायों को हाथ से मैला ढोने वाले लोगों की पहचान कर परिवार सहित उनके पुनर्वास का प्रबंध करने की बात कही गई है। इस अधिनियम के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने, ऋण देने और आवास प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत नालियों, सीवर टैंकों, सेप्टिक टैंकों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनुअल रूप से साफ करने के लिए लोगों को रोजगार देना या उन्हें इससे जोड़ना एक दंडनीय अपराध है। कानूनों के लागू होने के बाद भी विगत 30 वर्षों में करीब 1260 के लगभग सफाई कर्मचारी की सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक साफ करने के दौरान मौत हो गई है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान मृत्यु के मामले में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण ये है कि अधिकांश मैनहोल को साफ कर रहे लोगों के पास पर्याप्त उपकरण और सुरक्षात्मक सामान नहीं होते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने हेतु नवीन तकनीकों को निवेश करने और इससे जुड़े श्रमिकों के पुनर्वास की बजाय अधिकांश नगरपालिकाओं द्वारा इसे कुप्रथा के वर्तमान में भी जारी रहने का इनकार किया जाता है। प्रशासनिक उदासीनता और कानून की जानकारी का अभाव
इन सब लोगों को न्याय दिलाने में अक्षम साबित हुए हैं और अभी तक एक भी आदमी के खिलाफ आर्थिक दंड और कारावास की सजा नहीं हुई है। इस समय हम नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन एम वेंकटेशन मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपको काफ़ी साल हो गए कमीशन में चेयरमैन की पोस्ट को संभालते हुए। अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर जनता को बताइए। सब लोग को जय भीम और नमस्कार। मैं 2021 से 2022 तक मैं फर्स्ट टाइम चेयरमैन था। एक साल दूसरा बीच में एक साल कमीशन का चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन मेंबर नहीं है। बाद में 2023 से अभी तक मैं चेयरमैन हूँ। अभी 2 साल हो गया। 2 साल में मैं बहुत स्टेट में ट्रैवल किया। ट्रैवल मतलब हर स्टेट में ट्रैवल किया। हर स्टेट में मैं रिव्यू मीटिंग ले लिया। रिव्यू मीटिंग में कलेक्टर आना चाहिए एंड एसपी आना चाहिए, कॉर्पोरेशन कमिश्नर आना चाहिए एंड पुलिस कमिश्नर भी आना चाहिए। सो पूरा ऑफिशियल्स आना चाहिए। उस समय परमानेंट वर्कर, सफाई कर्मचारी परमानेंट वर्कर आना चाहिए, टेम्परेरी वर्कर आना चाहिए एंड डेली वेजर आना चाहिए, पूरा लोग आना चाहिए। रिव्यू मीटिंग में क्या क्या होगा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या होगा, क्वेश्चन में आपका कितना रुपये पर डे सैलरी मिल रहे, मंथली कितना रुपये मिल रहे, एंड ये पीएफ का कितना रुपये मिल रहे, पीएफ का मैसेज आता है नहीं आता है, ईएसआई सर्टिफिकेट मिल रहे नहीं मिल रहे, ईएसआई मैसेज आता है नहीं आता है। एंड मेनली एक विषय है, सो इंश्योरेंस होना चाहिए पूरा लोग का, लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस है, प्राइम मिनिस्टर का हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, किसी को नहीं है। जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस। सपोज बीच में काम करने समय कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी नहीं है। सो मैं जाके पूछूंगा सो क्या आपका इंश्योरेंस है, नहीं तो मैं डायरेक्शन दे दूंगा, फटाफट इंश्योरेंस डालना चाहिए, सभी वर्कर्स को डालना चाहिए। बात में मेन इश्यू लेडीज़ को कपड़ा चेंजिंग के लिए रूम नहीं है, अभी तक नहीं है पूरा देश में। आउटसोर्स वर्कर के लिए कपड़ा चेंज के लिए नहीं है, बाथरूम नहीं है, वो काम करने समय रेस्ट रूम होना चाहिए ना, रेस्ट रूम नहीं है। दूसरा कुछ स्टेट में कंप्लेन आया है, क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट है। सो नॉर्मली परमानेंट वर्कर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ओनली 10% प्रॉब्लम है। सो ग्रेजुएटी नहीं मिला एंड कमेंशनेट ग्राउंड वर्क नहीं मिला, ऐसा होगा परमानेंट वर्कर को। लेकिन आउटसोर्स वर्कर को 100% प्रॉब्लम है। सो परमानेंट नहीं है आउटसोर्स वर्कर को। सो परमानेंट वर्क के लिए कमीशन कोशिश करता है। सो अभी मैं हर स्टेट में जाता हूँ, उस समय चीफ मिनिस्टर मिलता हूँ एंड गवर्नर मिलता हूँ, उस समय उनके पास मैं बोलूँगा सो परमानेंट के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश करना चाहिए, मैं रेकमेंड करूँगा। सो वो क्या बोल रहे, परमानेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम है, फिनेंशियली प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को। मैं दूसरा आइडिया देता हूँ। सो एक मेरा रिकमेंडेशन क्या है, डीपीएस सिस्टम है, डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम है। सो अभी कर्नाटक में एक सेम सिस्टम चल रहा है एंड दूसरा आंध्रा में सेम सिस्टम चल रहा है। सो वो परमानेंट वर्कर नहीं है, सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी नहीं है, वो कॉर्पोरेशन ना सीधा दे दूंगे,
डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट दे सकता है। सो वो सभी स्टेट में मैं रिकमेंड कर दिया, लेकिन अभी वो तो कोई स्टेट में कोशिश कर रहे हैं ये डीपीएस सिस्टम इम्प्रूव इम्प्लीमेंट करने के लिए। अ, ब आप एक मतलब काफ़ी सारी बुक्स के ऑथर भी रहे हैं। मतलब ये आपने जो एक्सपीरियंस बताया, ये आपने एज़ अ चेयरमैन बताया एक्सपीरियंस कि आपने नेशनल कमीशन में क्या-क्या चीज़ें करी, क्या दिक्कतें थी, आप उसमें क्या-क्या इम्प्लीमेंटेशंस चाहते हैं। बट आप एक ऑथर भी हैं सर, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है हमारी जनता के लिए। तो इसके अलावा जो एक आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरा फादर एंड मदर सफाई कर्मचारी है। अभी मेरा फादर नहीं है, मदर है। अभी नहीं काम किया, पहले सफाई काम किया। इसलिए मेरे को सफाई में क्या-क्या परेशान है, ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। सो मेरा फादर एंड मदर सफाई क्या है, इसलिए ज़्यादा नॉलेज है। सो बाद में मेरा फादर एंड मदर मुझे बोला, आप कभी भी नहीं आओ इस काम के लिए, कभी भी नहीं आओ, क्योंकि इसमें 2 चीज़ है। एक चीज़ इसमें ज़्यादा सैलरी नहीं है, दूसरा रिस्पेक्ट नहीं है। सो हमारा समाज को में ऐसी समाज है। सो ऐसी समाज को पूरा देश में आपको मालूम है कैसा रिस्पेक्ट है नहीं है, आपको मालूम है, पूरा लोग को मालूम है। सो मेरा फादर एंड मदर बोला कि हमको रिस्पेक्ट पहले चाहिए, बाद में सैलरी, रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसलिए आप पढ़ाई करो, कभी भी नहीं जाओ इस काम के लिए, ओनली इस काम के लिए। बाद में मैं पढ़ाई किया, एमए फ़िलॉसफ़ी, बीए फ़िलॉसफ़ी, एमए फ़िलॉसफ़ी। बाद में मैं 2024 में मैं एक किताब लिख दिया। उधर बड़ा लीडर था पेरियार, ईवेरा पेरियार। सो उस बारे में मैं अदर साइड ऑफ ईवीआर लिख दिया, ये फ़ेमस बुक है। सो लगभग 10,000 बुक सोल्ड किया एंड बाद में अभी तक 2023 तक 10 बुक लिख दिया। मेरा फ़ेमस बुक 3 बुक है। एक बुक ऑलरेडी बोला, दूसरा हिंदुत्व अम्बेडकर। सो अम्बेडकर के बारे में पूरा लोग को मालूम, ये बुद्धिस्ट है, अगेंस्ट हिंदुइज्म, अगेंस्ट हिंदुत्व, ऐसा मालूम है। लेकिन मैं अम्बेडकर का पूरा वॉल्यूम में पढ़ाई किया। उस समय मेरे को थोड़ा पॉइंट्स इसमें था। सो वो पॉइंट्स रख के मैंने लिख दिया एक बुक। 250 पेजेस है बुक है। सो अम्बेडकर हिंदुत्व के लिए क्या-क्या बोल दिया, क्या-क्या कर दिया। सो ये कंपाइल करके मैंने रिलीज़ किया। ये फ़ेमस बुक है, डिबेटेबल बुक है तमिलनाडु में, ये तमिल में मैंने लिख दिया। दूसरा, मैं आरएसएस कार्यकर्ता हूँ। मैं पहले चाइल्डहुड से मैं आरएसएस कार्यकर्ता हूँ, फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड से। सो अभी तक मैं आरएसएस कार्यकर्ता हूँ, मेरे को गर्व है। क्योंकि आरएसएस सब लोग को मदद कर रहे हैं। सो इसमें जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं है। इसलिए मेरे को पसंद है, इसलिए मेरे को पसंद है आरएसएस है। सो मैं एक बुक लिख दिया, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आरएसएस कार्यकर्ता हूँ। ये अम्बेडकरिस्ट पर्सपेक्टिव, ये बुक लिख दिया। ये 250 पेजेस है। सो वो डिबेटेबल बुक है अभी। इसमें मैं क्या लिख दिया, उसमें आरएसएस क्या देखा, या जाति देखा या पर्सनल इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट देखा। सो वो पूरा लिख दिया मैं। बाद में मैं 2013 जॉइन किया बीजेपी। सो 2 साल के बाद मैं एमएलए कंटेस्ट किया, 3rd प्लेस आया। बाद में मैं बीजेपी में एससी मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट था 3 साल।
उसके बाद मैं कमीशन से आया। सो एक जो मेजर इशू रहता है सफाई कर्मचारी की, अगर हम बात करें, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो दिक्कतें बाद में जाके कई बार हाईलाइट भी नहीं हो पाती है, दब जाती हैं चीज़ें। तो आपके हिसाब से वो कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स या ऐसी कोई मेजर इश्यूज हैं जिनका सामना रोज एक सफाई कर्मचारी को करना पड़ता है आज के समय में? एक्चुअली सफाई कर्मचारी के मेन इश्यू है, सफाई कर्मचारी में 2 सफाई कर्मचारी है। वो एक सफाई कर्मचारी परमानेंट वर्कर, दूसरा टेम्पररी वर्कर मतलब आउटसोर्स वर्कर। सो आउटसोर्स वर्कर को ज़्यादा प्रॉब्लम है। सैलरी कम है, लेकिन मिनिमम वेजेस फिक्स करता है हर स्टेट में, लेकिन वो नहीं मिला। वो सफाई कर्मचारी मिनिमम वेजेस भी नहीं मिला। सपोज़ तमिलनाडु में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग सैलरी है। सो चेन्नई में 400 पर डे, लेकिन वो कितना मिल रहा है? 300 मिल रहा है। सो क्यों, कारण क्या है? वो आउटसोर्स वर्कर है। सो ओनर नहीं दे दूँगे, पूरा सैलरी नहीं दे देंगे, ये बहुत परेशान है। दूसरा सेफ्टी किट्स है। सेफ्टी किट्स मतलब ये यूनिफ़ॉर्म है, ग्लव्स है, मास्क है, सैनिटाइज़र एंड हैंड वॉश एंड गम बूट्स एंड साबुन, वो देना चाहिए। रूल्स में है, लॉ में है, लेकिन वो इसके लिए पैसा मिल रहे है, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर मिल रहे हैं, लेकिन वो नहीं दे देंगे, पूरा लोग को नहीं दे देंगे। इसलिए ज़्यादा डेथ हो रहा है, इसलिए। तीसरा, मैं ऑलरेडी बोला आपको, पीएफ कट करना चाहिए। वो कट कर रहे हैं, लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट में डिपॉज़िट नहीं कर रहे। वो लेके जा रहे हैं। सो एक्चुअली तमिलनाडु में 3-4 आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर ऊपर केस अभी चल रहे हैं। सो कारण क्या है? वो आउटसोर्स वर्कर है। सो मैं कमीशन का डायरेक्शन क्या है? आउटसोर्स वर्क ना खत्म करना चाहिए। ये मेरा कमीशन का डायरेक्शन है। सर, अभी तक आपने इतने साल कमीशन को दिए, आपने काफ़ी बड़े बदलाव भी किए कमीशन में। तो क्या वो मेजर अचीवमेंट्स हैं जो अभी तक कमीशन को मिली है आपके आने के बाद से? और एज अ चेयरमैन कमीशन के आपको क्या अचीवमेंट्स लगती हैं जो कमीशन को मिली हैं? एक्चुअली मैं 2001 में जॉइन किया। सो 1 साल काम किया। 1 साल में उस समय कोरोना था। सो उस समय मैं 8 मंथ 9 मंथ काम किया। उस समय मैं 28 स्टेट विज़िट किया। 124 डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू मीटिंग कर लिया। सो उस समय डेथ हुआ, सीवियर डेथ हुआ। सो मैंने गया, कॉम्पेंसेशन लेके दिया डिसीज़्ड परिवार को। एंड दूसरा, अभी 2 साल हो गया। 2 साल में लगभग 50 डेथ हुआ है। सो पूरा 50 डेथ डिसीज़्ड पर्सन को कॉम्पेंसेशन मिला, पूरा लोग को इमीडिएटली सेकंड डे, थर्ड डे। इसके पहले 1 ईयर वेट करना, 6 मंथ वेट करना अभी नहीं है। फटाफट मेरा टीम जाके बात करके वो लेके दे रहे। सो मेरा ये अचीवमेंट है, ये फर्स्ट अचीवमेंट है। दूसरा, सभी स्टेट को जाने जाने समय चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर मिलके बहुत रिकमेंडेशन दिया है। थोड़ा-थोड़ा अभी चल रहे है, प्रोसेस चल रहे है। हर स्टेट में मैं जाके चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर मिलके कमीशन तरफ से रिकमेंडेशन दे दिया। क्या रिकमेंडेशन? हर स्टेट में स्टेट कमीशन होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में बहुत डिस्ट्रिक्ट है। सो नेशनल कमीशन नहीं जा सकता पूरा डिस्ट्रिक्ट में। सो स्टेट कमीशन होना चाहिए। अभी इंडिया पूरा में 11 स्टेट में स्टेट कमीशन है, बाकी स्टेट में नहीं है। सो अभी प्रोसेस चल रहे हैं। एंड दूसरा, एनएसकेएफडीसी है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन लोन के लिए है। सो बहुत लोन है, लेकिन
सभी स्टेट में अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, लोन बारे में, एनएसके एफडीसी बारे में। सो हम रिव्यू मीटिंग में मैं पूछता हूँ, एनएसके एफडीसी कितना लोन दिया है, कितना पेंडिंग है, उसका फैमिली अभी कैसा है। सो अभी सपोज़ कर्नाटका में अच्छा चल रहा है एनएसके एफडीसी और लोन वाला का लाइफ ना अच्छा चल रहा है। सो मैं विज़िट करके इंक्वायरी कर रहे हैं, आपका लाइफ अभी है कैसा है? वो अच्छा है। लेकिन बाकी स्टेट में एनएसकेएफडीसी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। सो मैं जाके चीफ मिनिस्टर को बोला, गवर्नर को बोला एंड कलेक्टर भी कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी बोला। अभी धीरे-धीरे चल रहे अवेयरनेस। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कहा किस तरह से नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी के चेयरमैन एम वेंकटेशन ने एक तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा किस तरह से कमीशन के लिए बड़े और सख्त कदम उठाए जाएंगे और अभी भी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स उन्होंने हमको बताए, जैसे कि टाइम पर कंपनसेशन उन लोगों को मिलना जिनके किसी हादसे के दौरान या सीवर डेथ जिनकी हो जाती है, उनको टाइम पर 1-2 दिन के अंदर ही इमीडिएट उनका ट्रांजेक्शन हो जाता है। उनको वहाँ पे सेफ्टी के लिए अब ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर गियर्स की और किट्स की माँग की जाती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? हमें ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरामैन विकी के साथ खुश रहना, पंजाब केसरी दिल्ली।